स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएसएम में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मध्यकालीन इतिहास विषय पर बातचीत कर रहे थे और मध्यकालीन इतिहास विषय में अगर देखा जाए तो हम लोग मराठा साम्राज्य को पढ़ रहे थे। मराठा साम्राज्य में हमने मराठों के उत्कर्ष से संबंधित और शिवाजी की भूमिका को लेकर के मैंने पार्ट 1 की क्लास में आपको पूरी बातें बताया था। पार्ट 2 की जो क्लास मैंने लेके आया था उसमें मैंने शिवाजी के सैन्य अभियान क्या है उसके संबंध में उनके द्वारा लिए गए राजस्व के स्रोत क्या क्या थे और उनके उत्तराधिकारियों से संबंधित ऐसे मुद्दों पे मैंने पार्ट 2 की वीडियो में मैंने पूरी जानकारी आपको दिया था। आज मराठा साम्राज्य का लास्ट वीडियो मैं आपको देने वाला हूं जिसमें हम बातचीत करेंगे मराठाओं के आने वाले उत्तराधिकारियों ने मराठा साम्राज्य को पेशवा के अधीन कर दिए। तो पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य का क्या था, पूरी विस्तारवादी बातों को लेकर के मैं आज के इस वीडियो में पूरी बातचीत करने वाला हूँ। इनके आज जो मैं क्लास का संचालन करूंगा उसमें मैं पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य से संबंधित इन समस्त मुद्दों पे बातचीत करने वाला हूं। जो मराठा साम्राज्य से संबद्ध रखने वाला ये आपका आखिरी क्लास होगा। क्लास का संचालन करने से पहले हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि आप लोगों के सहयोग से हमारी बढ़ती हुई मनोबल पूरी गुणवत्तापूर्ण कंटेंट प्रीवियस ईयर पेपर पर आधारित मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप तक निरंतर उपलब्ध करवाता हूँ। चलता हूँ मैं सीधे अपने टॉपिक पे और हमारा टॉपिक जो है वो है पेशवाओं के अधीन मराठा साम्राज्य की क्या थी भूमिका। तो हम लोग जब मराठा साम्राज्य पढ़ रहे थे दूसरी वीडियो में मैंने आपको बताया था शिवाजी के उत्तराधिकारी से संबंध में, तो राजा राम से लेकर के मैंने साहू तक की सारी बातों को बताया था। जब साहू उत्तराधिकार के रूप में आता है वहीं से पेशवा का पद जन्म ले लेता है, एक नई पद की व्यवस्था देखी जाती है। पेशवा का पद एक नया पद के रूप में मराठों के बीच में आ जाता है और पहला पेशवा जो बना था वो था बालाजी विश्वनाथ, जो 1713 से 1720 तक पेशवा के पद पर कार्यरत रहा। पेशवा यानी कि कह सकते हैं हम लोग प्रधानमंत्री की तरह ये पहले नियुक्त किए गए थे सब। अभी आगे आकर के ये सब पेशवाओं का जो पद होगा बालाजी बाजीराव के समय से वो पैतृक हो जाएगा, यानी धीरे धीरे देखा जाएगा तो ये प्रधानमंत्री के अस्तित्व से काम करते आएंगे, फिर अपना एकाधिकार कर लेंगे और लास्ट तक जाते जाते अंग्रेजों का कठपुतली हो जाएंगे और पूरी साम्राज्य जो थी वो अंग्रेजों के हाथ में चली जाएगी। उन सारी मुद्दों पे मैं बातचीत करता हूँ। तो पहला जो पेशवा था ये बालाजी विश्वनाथ बनता है, जो 1713 से 1720 तक की इसकी पूरी इतिहास में अगर देखा जाए तो सबसे पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि पहला पेशवा जो था वो पहला पेशवा बालाजी विश्वनाथ था। और इससे संबंध रखने वाली दूसरी बात आपको ये याद रखना है, जब खेड़ा का युद्ध मैंने बताया था 1707 में इसके पहले वाली वीडियो में, तो जब खेड़ा का युद्ध ये कर रहा था 1707 में जहां शिवाजी द्वितीय को गद्दी पे बैठाया गया था, तो 1707 के खेड़ा के युद्ध में ये साहू जो था साहू ने ही लड़ा था, साहू का समर्थन किया था और साहू के समर्थन करने के बाद जैसे साहू के हाथ में मराठा शक्ति आ जाती है तो साहू ने ही बालाजी विश्वनाथ को पहले पेशवा के रूप में नियुक्त कर देता। पहले पेशवा के बाद 1720 के बाद देखा जाए 1720 से लेकर के 1740 तक आता है, बालाजी विश्वनाथ का ही पुत्र था जो उत्तराधिकार के रूप में आता है और उसका नाम बताया जाता है बाजीराव प्रथम। ये बाजीराव प्रथम आने वाला दूसरा पेशवा के रूप में मराठों के अस्तित्व में दिखाई देता। कहा जाता है कि जो बाजीराव प्रथम था ये बहुत ही विस्तारवादी प्रवृत्ति का आदमी था। इसके अंदर जो सोच थी वो काफी विस्तारवादी प्रवृत्ति रखने वाली सोच रखता था और जिस समय ये गद्दी पे बैठा था उस समय मुगल जो सत्ता थी वो मुगल सत्ता बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थी, क्योंकि वहां भी उत्तराधिकारियों में बहुत ज्यादा अयोग्यता देखा चला गया। मैंने आपको मुगलों का जब उत्तराधिकार पढ़ा रहा था तो मुगल उत्तराधिकारियों में भी बताया था बहुत ज्यादा कमजोर उत्तराधिकारी होने के नाते ही मुगलों की जो सत्ता थी वो पतनोन्मुख होती चली गई। तो मुगलों की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए इसने साहू को प्रेरित किया, उत्साहित किया
और साहू को उत्साहित करते हुए इसने एक कथन दिया था और ये बोला था साहू से कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। हमारे इन प्रयासों से मराठा पताका कृष्णा नदी से अटक तक फहराने लगेगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि आओ हम इस पुराने वृक्ष के खोखले तने पर प्रहार करें। ये पुराने वृक्ष के खोखले किसको निर्देशित कर रहा था? ये मुगलों की कमजोर हो रही स्थिति को कर रहा था, यानी कि मराठा शासक साहू को प्रेरित कर रहा था कि अगर हम इस समय मुगलों के ऊपर अटैक करते हैं तो मुगल इतनी ज्यादा कमजोर हो चुके हैं, वो वैसे धराशायी हो जाएंगे और हम लोग अभी जो कृष्णा नदी के तट तक अपने साम्राज्य का विस्तार किए हैं, यहाँ से लेके हम लोग कहाँ तक चले जाएंगे, अटक तक की ये सत्ता, अटक तक का ये सपना दिखा दिया। यानी कि अटक जो आज का पाकिस्तान क्षेत्र के पंजाब क्षेत्र में पड़ता है, यानी कि यहाँ से लेकर के वहां तक के अपने साम्राज्य विस्तार की बातों को लेकर के साहू को प्रेरित किया मुगलों की कमजोर हो रही स्थिति को देखते हुए। इस बात पे साहू बहुत प्रसन्न हो जाता है बाजीराव प्रथम पर और प्रसन्न होकर के साहू ने जवाब दिया, निसंदेह तुम योग्य पिता के योग्य पुत्र हो। और इस बात को लेकर के साहू ने पूरी तौर तरीके से सत्ता की विस्तार करने की कोशिश किया था। कहा जाता है कि इस बाजीराव प्रथम के ही शासनकाल के संबंध में पाल खेड़ा का युद्ध हुआ था। खेड़ा का युद्ध तो 1707 में हो चुका था, 1728 में पाल खेड़ा का युद्ध होता है। और इस पाल खेड़ा के युद्ध में अगर देखा जाए तो दोनों तरफ दो शक्तियां लगी हुई थी। एक शक्ति था हैदराबाद का शासक निजामुल मुल्क था और दूसरी तरफ कौन था? बाजीराव प्रथम ये था, दूसरी तरफ सैन्य कमांडर के रूप में नेतृत्व करने वाला। और दोनों की सेनाओं के बीच बहुत घमासान युद्ध चलता है और युद्ध के बाद देखा जाए तो जो हैदराबाद का शासक था ये पराजित हो जाता है और जो पेशवा बाजीराव प्रथम था ये इस युद्ध में विजयी हो जाता है। युद्ध जीतने के बाद इन दोनों के बीच यानी हैदराबाद और बाजीराव प्रथम के बीच एक समझौता चल रही है जो इतिहास में बहुत चर्चित समझौता के रूप में जाना जाता है। और वो समझौता था मुंशी सिंहगांव की संधि थी, जो संधि 1728 में देखी जाती है। यानी कि जो बाजीराव प्रथम था ये मुगलों की कमजोर हो रही स्थिति का फायदा उठाने के लिए साहू को प्रेरित तो किया ही किया, साथ ही साथ पालखेड़ा के युद्ध 1728 में ये निजामुल मुल्क हैदराबाद के जो शासक थे उनको अपदस्थ भी कर देता है और उनको जलील कर देता है मुंशी सिंहगांव की संधि के लिए। और इस संधि के माध्यम से अगर देखा जाए तो धीरे धीरे जो मराठा थे उन मराठाओं का विस्तार हो जाता। कहा जाता है कि जो पेशवा बाजीराव प्रथम था ये बहुत ही लड़ाकू पेशवा के नाम से जाना जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। लड़ाकू पेशवा कौन था तो कहिएगा लड़ाकू पेशवा बाजीराव प्रथम को ही कहा जाता। लड़ाकू पेशवा इसको इसलिए कहा जाता है कि जिस तरह से शिवाजी गुरिल्ला युद्ध नीति का प्रयोग करते थे, छापामार युद्ध का प्रयोग करते थे, उस तरह से छापामार युद्ध का प्रयोग ये अपने जीवन काल में किया है। यानी कि छापामार जो गुरिल्ला युद्ध होता था, मैंने बार बार आपको बताया है कि इसमें किया जाता था, जंगलों में चारों तरफ सेनाओं को छिपा दिया जाता था। दुश्मन की सेना को जैसे देखा जाता था तो जंगली एरियाओं से निकल के चारों तरफ से दुश्मन की सेना को घेर के वहीं उसको समाप्त कर दिया जाता था। इसको गुरिल्ला युद्ध पद्धति या गुरिल्ला युद्ध पद्धति कहा जाता है या छापामार युद्ध के नाम से जाना जाता। तो इस तरह की शिवाजी के तरफ बाजीराव प्रथम भी युद्ध करने के लिए बहुत ज्यादा प्रेरित था और ऐसी युद्ध नीति का बहुत ज्यादा वो प्रयोग किया, इसलिए इसको लड़ाकू पेशवा के नाम से भी भारतीय इतिहास में देखा जाता। इसके अलावा देखा जाए तो बाजीराव प्रथम जो था वो दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पहला पेशवा माना जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। लड़ाकू पेशवा था ये भी बात आपको याद रखना है और दिल्ली पे आक्रमण करने वाला पहला पेशवा माना जाता। जिस समय ये दिल्ली पे अटैक करता है उस समय दिल्ली पे जो मुगल शासक था वो मोहम्मद शाह था और कहा जाता है कि 1737 में जब इसका आक्रमण चल रहा है तो मोहम्मद शाह इसकी शक्ति से भयभीत हो जाता है और भयभीत होकर के वो दिल्ली की सत्ता छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इतनी बुरी तरीके से ये आक्रमण नीति का निर्धारण किया था। इसके अलावा देखा जाए तो जो बाजीराव प्रथम था ये मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला थी। इसके प्रेम संबंध से काफी ज्यादा इतिहास में चर्चा दिखाई देता है।
मस्तानी नामक एक मुस्लिम महिला के साथ इसकी काफी ज्यादा प्रेम कथा के बारे में भी इसके बताए जाते हैं, जो इतिहास में काफी चर्चा का रूप लेकर के आता। लास्ट में जाते जाते ये 1740 के आसपास नर्मदा नदी के किनारे इसकी मृत्यु हो जाती है। और जैसे ये मर जाता है, इसके मर जाने के बाद इसी का पुत्र उत्तराधिकार के रूप में अगला आता है शासक बनने के लिए, और वो शासक था बालाजी बाजीराव, जो 1740 से लेकर के 1761 तक मुगलों के मराठाओं के अधीन पेशवा के पद पे नियुक्त था। यानी कि बालाजी विश्वनाथ के बाद उसका पुत्र बाजीराव प्रथम आता है, जिसके बारे में हमने इतनी सारी बातें आपको बताया। और बाजीराव प्रथम के मृत्यु के बाद उसका लड़का आता है, जिसका नाम बालाजी बाजीराव बताया जाता है। 1740 से 61 तक ये मराठाओं के अधीन पेशवा पद पर नियुक्त था। कहा जाता है कि ये जो बाजीराव प्रथम बालाजी बाजीराव था, इस बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से भी इतिहास में बहुत ज्यादा जाना जाता है। और इसी का वो समय था जब पेशवा का पद पैतृक हो गया। इस बात को भी आपको याद रखना है, पेशवा का पद पैतृक किसके शासनकाल के समय हुआ था, तो वो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में हुआ था। और पेशवा का पद ये धीरे धीरे, अभी तो यहाँ साहू गद्दी पे बैठा है बाजीराव, बालाजी विश्वनाथ को भी, बाजीराव प्रथम को भी साहू ही बैठा रहा है, और बालाजी बाजीराव को भी साहू ही गद्दी पे बैठा रहा है। लेकिन इसके शासनकाल के समय क्या हो रहा, पेशवा के पद को अब पैतृक बना दिया जा रहा है, और एक संधि कर ले रहा है पेशवाओं को। ये मराठाओं से एक संधि किया था, वो संधि था संगोला की संधि 1750 में। और इस संधि के माध्यम से अगर देखा जाए तो जो बालाजी ये पेशवा था, बालाजी बाजीराव जो पेशवा था, ये संगोला की संधि के माध्यम से देखा जाए तो पूरी तरीके से मराठाओं की शक्ति को अपने अधीन लेने का काम किया था। यानी कि एक भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अटक से लेकर के कटक तक की, यानी कि उड़ीसा से लेकर के पंजाब तक के क्षेत्र, जो आज का पाकिस्तान क्षेत्र है, यहाँ तक मराठा शक्ति के विस्तार की नीति को ये पूरी तरीके से गुणगान करने की कोशिश किया। कहा जाता है कि बालाजी बाजीराव के ही शासनकाल के समय एक घटना भारत में घटित हुई थी, और वो घटना था अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण। जो अहमद शाह अब्दाली में मैंने बताया था 7 बार टोटल आक्रमण किया था, लेकिन 5वां आक्रमण जो अहमद शाह अब्दाली का था, वो 5वां आक्रमण के समय बालाजी बाजीराव ही मराठाओं के शासन में जुड़ा हुआ पेशवा था। इसी के समय अहमद शाह अब्दाली का 5वां आक्रमण होता है, और 5वां आक्रमण जो होता है वो बहुत ही इतिहास का नामी आक्रमण के रूप में जाना जाता है, जिसको हम लोग पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जानते हैं। और ये युद्ध हुआ था 1761 में। पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित भी मैंने पूरी बातें आपको इसके पहले की क्लास में दिया था, लेकिन यहाँ भी मैं सरसरी निगाह से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, ये आपको याद रखना है, अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया 5वां जो युद्ध था। 7 युद्ध किया, जो 5वां युद्ध था वही युद्ध पानीपत का तृतीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। 1761 की यह घटना घटित हो रही है, और इसमें 2 तरफ सेनाएं थी, एक तरफ मराठा थे और दूसरे तरफ अफगान थे। मराठा सेनाओं का जो नेतृत्व कर रहा था वो सदाशिव राव भाऊ था, और जो अफगानों का नेतृत्व कर रहा था वो अहमद शाह अब्दाली को बताया जाता है। और मराठा अफगानों मतलब सदाशिव राव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच इस युद्ध में जो निष्कर्ष निकला था, जो परिणाम सामने आया, वो परिणाम ये था कि मराठा शक्ति जो हो रही है वो पराजित हो जा रही है, और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेनाएं जो थी वो विजयी हो जाती हैं। इस युद्ध के बारे में एक इतिहासकार काशीराज पंडित आते हैं, जिन्होंने इस युद्ध को स्वयं देखा था। इन्होंने कहा कि जो पानीपत का युद्ध था, ये पानीपत का युद्ध ये निर्धारित नहीं किया कि अगली सत्ता कौन करेगा, शासन कौन करेगा, बल्कि ये निर्धारित कर दिया कि अब आगे शासन कौन नहीं करेगा। मतलब मराठा तो अब शासक के लायक है ही नहीं। इतनी बुरी तरीके से अफगानों ने मराठाओं के सामने पेश आया था। इसके बाद देखा जाए बालाजी विश्वनाथ के बाद जो अगला पेशवा बन के आता है वो 1761 से 1772 के बीच में वो रहता है माधव राव प्रथम को बताया जाता है
जो बाजीराव, इस बाजीराव का पुत्र था और साथ ही साथ गद्दी का उत्तराधिकार के रूप में सत्ता को संचालित किया। इसके बारे में कहा जाता है कि जो 1761 का युद्ध ये चला था, पानीपत का युद्ध जो 1761 में चल रहा है, जिसमें अफगान सेनाएं मराठों को बुरी तरह से पराजित करके पूरी सत्ता को अपने अंडर में करने की कोशिश की थी। ये जैसे गद्दी पे बैठता है तो गद्दी पे बैठने के बाद पानीपत में हुए जितनी सारी मराठा शक्ति खो चुकी थी, उस मराठा शक्ति को पुनः वापस लाने के लिए बहुतों सारे कूटनीतिक और अपनी सैन्य नीति का प्रयोग किया था। और निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं है, जो माधवराव प्रथम था, इसने अपनी पूरी युद्ध और कौशल क्षमता का प्रयोग करते हुए 1761 की खोई हुई मराठाओं की जितनी ज्यादा शक्ति खो चुकी थी, जो पानीपत के युद्ध में तहस नहस हो चुका था, उस पानीपत के तृतीय युद्ध में तहस नहस हुए सारी शक्तियों और सारी संपन्नता को लाने का कोशिश किया और उसमें पूरी तरह से वो सफलता भी पाया था। कहा जाता है कि 1761 की खोई शक्ति को दोबारा लेकर के आता है। इसके लिए क्या करता है, हैदराबाद के जो निजाम थे इनको समाप्त करता है और मैसूर के जो हैदर अली थे इनसे युद्ध करके इनको पराजित करता है और अपनी शक्ति का विस्तार करता है। इतना ही नहीं बल्कि राजपूतों को, जाटों को और अन्य मराठा सरदारों को अपने अधीन कर लेता है। और साथ ही साथ देखा जाए तो जो महादज सिंधिया था, इसको भी अपने सेना में मिला लेता है। और मिलाने के बाद जो मुगल शासक शाह आलम द्वितीय था, जो अंग्रेजों के कठपुतली होकर के पेंशन पे काम कर रहा था, उस मुगल शासक के पास जाता है, शाह आलम द्वितीय को प्रेरित करता है और कहता है कि हम तुम्हें दिल्ली का शासक बना रहे हैं, तुम अंग्रेजों की सत्ता को छोड़ो। इस शाह आलम द्वितीय को ला करके दिल्ली की गद्दी पर भी बैठा देता। इतनी ज्यादा इसने अपनी विस्तारवादी नीति का प्रयोग किया था, जो संकल्प लिया था कि हमें 1761 के युद्धों का पूरी तरीके से उस युद्ध की खोई हुई शक्ति को लेकर के आना है। इसमें निसंदेह कोई दो राय नहीं है। इसने पूरी तरीके से कोशिश किया और काफी ज्यादा सफलता भी पाया था। और वो सफलता इसका हैदराबाद के निजाम को पराजित करना, हैदर अली को, मैसूर के हैदर अली को पराजित करना, राजपूतों, जाटों और अन्य मराठा सरदारों को अपने अधीन कर लेना, महादज सिंधिया को अपने साथ मिला करके शाह आलम द्वितीय को दिल्ली की गद्दी पे बैठा देना, इतनी ज्यादा काम किया था। लेकिन 1772 तक जाते जाते इसकी मृत्यु हो जाती है। जैसे ये मर जाता है तो इसके मरने के बाद ग्रांड डफ जो आते हैं, ये सब सवाल पूछे हुए हैं। ग्रांड डफ ने ये कहा, इनका एक कथन आता है, ये कहते हैं ग्रांड डफ कि मराठा साम्राज्य के लिए पानीपत का युद्ध उतना घातक नहीं था जितना घातक महान शासक इस माधवराव प्रथम की मृत्यु से हुआ। यानी कि माधवराव प्रथम अगर रहा होता तो शायद अफगानों को क्या, मुगलों को क्या, अंग्रेजों को क्या, शायद भारत के इतिहास कुछ और रहा होता। इतनी ज्यादा उत्तेजनाओं में आकर के अपनी सैन्य शक्ति का प्रयोग करने वाला ये पेशवा पूरी भारत की शक्ति को ही डमाडोल कर दिया था। लेकिन ये 1772 तक जाते जाते जो इसकी देहावसान हो जाती है, वो पूरी तरीके से इतिहास को ही बदल देता है और इतिहास कुछ अलग बन जाता है। माधवराव प्रथम के मर जाने के बाद इसी का भाई जो था वही उत्तराधिकार के रूप में आता है और उसका नाम बताया जाता है नारायण राव था, जो 1772 से 1773 केवल एक ही साल सत्ता को भोग पाया था। एक ही साल सत्ता को केवल चलाया था। इसके पीछे रीजन ये था कि इसी के जो चाचा थे रघुनाथ राव, इसी के चाचा रघुनाथ राव ने छल के द्वारा इसकी हत्या कर देते हैं। और इसकी हत्या करने के बाद जो अगला पेशवा बन के आता है वो आता है माधवराव द्वितीय। माधवराव द्वितीय के बाद का इतिहास अगर देखा जाए तो ये पूरी इतिहास यही समझिए समाप्त हो जा रही है। ना तो अब पेशवा शक्तिशाली रहेंगे, ना तो अब मराठा रहेंगे, बल्कि मराठा और पेशवाओं की जो शक्ति थी वो सीधे अंग्रेजों के हाथ हस्तांतरित होते चली जाएगी। यानी कि अंग्रेज जो थे वो माधवराव द्वितीय से ही पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं। अंग्रेज जो थे वो माधवराव द्वितीय से ही पृष्ठभूमि तैयार कर देते हैं कि हमें पेशवाओं और मराठों की जो शक्ति है उस पे अपना किस तरह से एकाधिकार करेंगे। और साथ ही साथ वो सब संधि समझौते के माध्यम से धीरे धीरे इनकी शक्ति को अपने अंडर में ले लेते हैं और ये एक पेंशन भोगी होते होते इनके अस्तित्व को ही समाप्त कर देते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए माधवराव द्वितीय जब आता है, नारायण राव के बाद जब माधवराव द्वितीय आता है
1774 से 1795 तक ये सत्ता को संचालित किया है। इसी का समय था जब भारत में पहली बार मराठों और अंग्रेजों के बीच संग्राम चला था, जिसको प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। ये 1775 से लेकर के 1782 तक युद्ध छिड़ा था। ये आंग्ल मराठा जो युद्ध है, ये युद्ध हम मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। यहाँ मैं केवल पेशवाओं के अधीन आकर के यहाँ बात बताने की कोशिश करता, क्योंकि ये सारी टॉपिक जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में अगर बताएंगे तो वहाँ की कहानी में ये बहुत ज्यादा इस बात को बताना उचित साबित होता। इसलिए यहाँ मैं सरसरी निगाह से ये सारे युद्धों के बारे में हम आपसे बातचीत करना जरूरी समझते हैं। माधवराव द्वितीय के इस समय कहा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा है, जो 1775 से 82 तक चल रहा है। और साल बाई की जो संधि हुई थी, इसी संधि के साथ इस मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया जाता है। यानी कि अंग्रेज जो थे वो मराठों के ऊपर धीरे धीरे अपनी अधीनता को बनाते हुए चले गए। इसके बाद देखा जाए तो माधवराव द्वितीय के बाद बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज स्वयं माधवराव द्वितीय को गद्दी से हटाते हैं और बाजीराव द्वितीय को अगला शासक के रूप में अब अंग्रेज बनाएंगे। याद रखिएगा, अभी तक क्या हुआ था, बालाजी विश्वनाथ हुआ, बाजीराव प्रथम हुआ या बालाजी बाजीराव हुआ। यहाँ तक शासक जो बनाया है ये साहू बनाया है पेशवाइन को। इसके बाद जो बने हैं लोग, ये पैतृक पद होने के नाते माधवराव बना है, नारायण राव बना है। और माधवराव द्वितीय जो है ये पैतृक पद जब यहाँ हो चुका है तो इसके वजह से ये शासक बने हैं। लेकिन माधवराव द्वितीय को अगर देखा जाए, तो माधवराव द्वितीय जो था, यहाँ तक की बात तो समझ आती, बाजीराव द्वितीय से कहानी ही कुछ अलग हो जाता। माधवराव द्वितीय के बाद जब बाजीराव द्वितीय आता है 1796 से 1818 तक का इतिहास इसके सामने दिखाई देता है। तो इसके शासनकाल में दो महत्वपूर्ण घटना घटित होगी। एक द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चलेगा और एक तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चलेगा। यानी कि इसके शासनकाल जो बाजीराव द्वितीय जब गद्दी पे बैठता है तो इसको स्पेशल अंग्रेज गद्दी पे बैठाते हैं और अंग्रेज इसको गद्दी पे बैठा करके पूरी अपनी ही वाली नीति का प्रयोग करते हैं और मराठा शक्ति जो पेशवाओं के अधीन हो चुकी थी उसको पूरी तरीके से अंग्रेज अपने कब्जे में कर लेते हैं। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने बाजीराव द्वितीय को अगला शासक के रूप में बनाया। 1796 से 1818 तक ये रहा है। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध इसी के समय हो रहा है 1803 से 1805 के बीच में। और कहा जाता है कि ये जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था ये सुरजी अर्जुन गांव की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। ये जो बाजीराव द्वितीय था ये अंग्रेजों की सहायता से ही पेशवा बना था। और सबसे बड़ी बात तो हम लोगों को यहाँ याद रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा जो सहायक संधि था उस सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला पेशवा पूछा जाता है कौन था, तो बाजीराव द्वितीय आता है। ये अंग्रेजों के पूरी तरीके से अधीन हो जाता है। अंग्रेज जैसे देखते हैं ये पूरी तरीके से अधीन हो जाता है तो अंग्रेजों ने तीसरा मराठाओं के साथ युद्ध करता है, जो इतिहास में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 18 के आसपास देखा जाता है। और ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जब हुआ था तो इस मराठा युद्ध जो था ये मंदसौर की संधि के साथ समाप्त होता है। साथ ही साथ पेशवा भोसले और होलकर जैसी शक्ति का विलय कर दिया जाता है और यहीं पे अंग्रेजों ने पेशवाओं के पद को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया। यानी कि जो शिवाजी मराठा साम्राज्य के उत्कर्षों में अहम भूमिका निभा करके एक छोटी सी राज्य को विशाल साम्राज्य में कन्वर्ट करने का काम किए थे, वो विशाल साम्राज्य धीरे धीरे उनके उत्तराधिकारियों की कमजोर हो रही स्थिति से और साथ ही साथ पेशवाओं को आकर के उनकी कूटनीतिक चालों से अंग्रेजों ने उसका नाजायज फायदा उठाते हुए पूरी मराठा साम्राज्य का विलय कर लिया अपने कब्जे में। यानी कि अब मराठाओं के ऊपर मराठा शक्ति का शासन नहीं रहा बल्कि अंग्रेजों का शासन हो गया। यानी कि ये क्षेत्र जो था ये अंग्रेजों के हाथ में चला जाता है और मराठा साम्राज्य का पूरी तरह से विलय हो जाता। इतनी सारी बात मैंने कहा था आपको पार्ट 3 की वीडियो में देने के लिए, यानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों वीडियो को अगर आप कवर कर लेते हैं तो हमें नहीं लग रहा मराठा साम्राज्य से आने वाले कोई सवाल आपको छूटने वाले हैं। और यकीन ना हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को लेकर के मिलाते रहिएगा कि मराठा साम्राज्य से कैसे कैसे सवाल पूछे गए हैं और क्या हमारे द्वारा दिए गए तीनों वीडियो आपके सवाल के लिए पर्याप्त है या नहीं है। इस बात को अगर आप जरूरी समझे तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
इतनी सारी बातों को आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और इन सारी मुद्दों का नोटबुक बनाते हुए चलिएगा। यहाँ मैंने आपको पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया मध्यकालीन इतिहास को। मध्यकालीन इतिहास में मैंने मुगलों के समापन के बाद सिख संप्रदाय को बताया, मराठा शक्ति, और उत्तरकालीन मुगल सम्राट हमने वही बता चुका है आपको मुगलों के समापन के बाद ही। तो इस प्रकार देखा जाए तो जो मेडिवल हिस्ट्री को लेकर के मैंने आया था उस मध्यकालीन इतिहास को मैंने पूरी तौर तरीके से आपको कंप्लीट किया। एंशिएंट भी समाप्त किया है हमने, और मध्यकालीन भी अगले सीरीज के साथ हम लोग क्या लेकर के आएंगे, इस बात को आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगली सीरीज के साथ हम लोगों को कौन सा पोर्शन पढ़ना जरूरी रहेगा। इन सारे मुद्दों को नोट करते चलिएगा। बाकी जब हम मिलते हैं तो अपनी अगली क्लास में आपके कमेंट के हिसाब से अपनी अगली क्लास का संचालन करते हैं। तब तक के लिए लेता हूं मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।